अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर 2026 सेक्शन बी और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टाइम ज़ाया किए बगैर। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। तो डेटा में सबसे पहले क्या चीज़ आ गई है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम किसका किसे डिनोट करते हैं, वी से। अच्छा जी, ये क्योंकि ये वॉल्यूम है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि वॉल्यूम भी वॉल्यूम हो या प्रेशर हो, वो दो दो हैं। तो हम V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 112, क्योंकि स्टोरेज टैंक के चेंज नहीं हो सकता, तो इस वजह से। ठीक है, कंटेंस 3 किलोग्राम ऑफ एयर। मास कितना है M1। मास कितना आ गया 3 किलोग्राम। ठीक है, और फिर प्रेशर एट अ प्रेशर ऑफ 18 atm। अच्छा, जब दो प्रेशर हो, दो वॉल्यूम हो, मतलब इनिशियल और फाइनल वाली कंडीशन हो, तो हम यूनिट्स को चेंज नहीं करेंगे। तो प्रेशर कितना है P1 18 atm। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21। कितनी एयर और इसमें टैंक में भरनी चाहिए कि उसका प्रेशर 21 हो जाए। तो यानी हमें क्या मालूम करना है, डेल्टा एम। हाउ मच, कितनी उसमें मजीद डालें। ठीक है, तो डेल्टा होगा, यानी चेंज फाइनल और इनिशियल का चेंज होगा, वो हम डालेंगे। सही है, तो वो हमें मालूम करना है। और प्रेशर कितना है, सेकंड प्रेशर कितना होना चाहिए, हो गया है 21 atm। अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। लो जी, यहाँ पे तो T1 हो और T2 हो, वो दोनों भी क्या है, कांस्टेंट। सही है, अब यहाँ पर जी सॉल्व करते हैं इसे भाई, मतलब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाया जाए, फार्मूले के लिए देखिए एक फार्मूला है, याद हो तो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, और साथ में क्या लगाते थे हम, M1 इनिशियल पोजीशन के लिए आ गया, और इनिशियल जो कंडीशन है उसमें आ गया, और P2 V2 और M2 T2। सही है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे या इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो T1 और T2 दोनों तो हैं क्या, कांस्टेंट, तो T1 T2 तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा V1 और V2 भी देखें, ये लीटर्स में है। ठीक है, ये भी दोनों क्या है, कैंसिल, तो V1 और V2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 अपॉन M2। सही है, अब आप कहेंगे डेल्टा एम तो है नहीं बेटा, M2 जब आ जाएगा तो हम मालूम कर लेंगे डेल्टा एम। सही है, तो अब यहाँ पर हम M2, क्योंकि M1 तो है, P1 P2 भी है, तो M2 को इधर निकाल लेंगे, यानी इधर लेकर आ जाएंगे, बाकी सबको वहाँ पहुँचा देंगे। तो M2 आ गया इधर, और ये बाकी चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो ये पहले से मौजूद, यहाँ पे M1 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, P2 पहले से मौजूद है। ठीक है, और P1 कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अब M2 बराबर आ गया M1 की कीमत कितनी है, 3 kg। सही, P2 कितना है, P2 है हमारे पास 21। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास P1 कितना है, 18। सही है, हमने तमाम वैल्यूज रखी हैं और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सही, अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाई 21 नजर आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 21, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 18 से, तो ये आ गया 3.5। M2 कितना आ गया, 3.5 किलोग्राम। सही है, लेकिन हमें ये तो मालूम नहीं करना था, हमें मालूम करना है डेल्टा एम। और मैं ये एक बात बता दूं कि किसी भी टैंक के अंदर, ये टैंक है, इसके अंदर पहले से जो गैस भरी हुई होगी वो कितनी होगी, M1। ठीक है, पहले से भरी हुई है, कुछ गैस हम इसके अंदर डालेंगे, तो पहले M1 था, बाद में क्या हो जाएगा M2। टैंक के अंदर मास की चेंजिंग आई है, M1 लेकिन जो चीज़ हम डालेंगे टैंक के अंदर, जो गैस हम डालेंगे वो क्या होगा, वो क्या होगी, डेल्टा एम। यानी M2 में से M1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, M2 में से M1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एम। सही है, तो ये M2 तो आ गया, लेकिन हमें M2 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए M1। ठीक है, तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे नाउ डेल्टा एम बराबर हो गया है M2 माइनस M1। M2 कितना है, 3.5, M1 कितना है, 3। ऑफ कोर्स इसमें कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, 3.5 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। सही है, और यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। सही, और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन सेकंड। अच्छा ये है
कैलकुलेट द, इसका मॉडल पेपर का 3 नंबर है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 19 सेंटीग्रेड टू 90 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जूल पर किलोग्राम केल्विन। डेटा बनाते हैं इसका भी, आसान है, मुश्किल नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में हमेशा आसान, क्योंकि टाइम कम होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं दिए जाते हैं, तो आसान सा न्यूमेरिकल ही होगा इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के समझने पे बात है। अच्छा, ये वर्क एग्जाम्पल है 17.5 और ये चैप्टर नंबर 17 में है। डेटा में लिखते हैं कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी को एस से जाहिर करते हैं, ठीक है, डेल्टा एस से, ये आपको मालूम करना है। अच्छा, उसके बाद में 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी पानी का मास है, यानी एम, ठीक है, एम कितना है 10 किलोग्राम, सही है। अच्छा, उसके बाद है हीटेड फ्रॉम 90 सेंटीग्रेड, T1 कितना है, दो टेम्परेचर है तो T1 कह लें, इनिशियल कह लें, फाइनल कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, 90 सेंटीग्रेड। T2 कितना है 100 सेंटीग्रेड, सही है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, C इज इक्वल टू, वैसे भी याद ही होनी चाहिए, 4180 जूल पर, मैं ऐसे लिख रही हूँ, किलोग्राम केल्विन, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है चेंज इन एंट्रोपी, सिस्टम में कितना नाकारगी हुई है या कितना एंट्रोपी हुई है, ठीक है, उसके लिए इस पूरी जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हीट हुआ है, पानी जो गर्म हुआ है उसके साथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं यहीं पे डेटा में ही निकाल देती हूँ। एक हमें ज़रूरत पड़ेगी चेंज इन टेम्परेचर की, चेंज इन टेम्परेचर होता है T2 माइनस T1, ये कितना हो गया, T2 कितना है 100 माइनस T1 कितना है 90, तो ये कितना हो गया 10। अच्छा, याद रखिएगा, चेंज आए तो चेंज में केल्विन भी लिख सकते हैं और सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर ही आते हैं अगर ये डेल्टा का निशान है, तो हम यहाँ पर सेंटीग्रेड की बजाय यूज करेंगे केल्विन। इसकी वजह जो है वो, इसकी वजह मैं बता चुकी हूँ कि दोनों के स्केल के जो आपस में डिविजन होते हैं वो तकरीबन बराबर होते हैं। अच्छा जी, खैर, जब डेल्टा हो सेंटीग्रेड लिखें या केल्विन लिखें, आखिर में जो वो सही है, ठीक है। दूसरा जो है हमें एवरेज टेम्परेचर मालूम करना है, एवरेज टेम्परेचर T बराबर होता है T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो T2 कितना है 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकालना है। अच्छा, एवरेज निकालेंगे बेटा, 100 प्लस 90 कितना हो गया 190, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ रहा है 95। अच्छा, ये चेंज नहीं है 95 सेंटीग्रेड, ठीक है, याद रखना ये चेंज नहीं है, जब चेंज नहीं है ये एवरेज है, इसको भी केल्विन में हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ना सारे स्पेसिफिकेट वगैरह केल्विन में है, तो इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो किसमें केल्विन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 95 इज इक्वल टू पे लगा देते हैं, इज इक्वल टू 95 प्लस केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 273 को ऐड करते हैं, 273 को इसमें ऐड करेंगे, सॉरी 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 368। इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए, बस अब बिरयानी बनानी है, वो वाला स्टाइल होता है। डेटा अगर आपका तैयार है, फार्मूला अगर आपको पता है, तो समझे आपका आधा काम हो गया। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है। फार्मूला याद करना है, फार्मूला होता है एंट्रोपी का, डेल्टा एस बराबर होता है जो हीट हम उसे देते हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन टी, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे डेल्टा क्यू तो है नहीं, तो डेल्टा क्यू नहीं है तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का एक फार्मूला है। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी के बराबर होता है, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे डेल्टा एस, अब हमारा ये क्या बन जाएगा नाउ, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वाला फार्मूला हो जाएगा एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, सब कुछ मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम वैल्यूज को पुट कीजिए और आराम से अपना जो है ना जवाब निकाल लें, आंसर इतना आसान है, सिर्फ ये याद करना है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। पहले वाले में हमने गैस का फार्मूला इस्तेमाल किया था, इसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया एंट्रोपी का, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। अच्छा, एम कितना है, कहाँ था ये 10th, सही है 10th रखा, सी कितना है 4180, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना निकाला हमने, यहाँ पे आओ 10 केल्विन कह लो 10 जो भी कहना है, ठीक है। अब नीचे हम रखेंगे बेटा टी, एवरेज टेम्परेचर 368, ये रहा, इसलिए हमने सारा काम डेटा में कर लिया था कि हमें कोई परेशानी ना हो। अब कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, सही, अभी तक के सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह प्रीलियम में कामयाब हो जाओगे बेटा, सही है। 10 इंटू कहाँ गया, 10 हो गया इंटू 4180, 4180 मल्टीप्लाई बाई 10,
कितना आया 4 1 जो भी आया उसको हम डिवाइड करने में डायरेक्ट कर रहे हैं 41800 डिवाइडेड बाई 368। ये वर्क एग्जाम्पल है तो कोई भी होगी 15 7। इसका आंसर आ रहा है 11 इज इक्वल टू आ रहा है 1135.8। यहाँ पे देखो 6 9 है, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आ गया 87 जूल। ऊपर देखो, ऊपर ये हीट की क्या होती है जूल्स और टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन, जूल पर केल्विन, या इसको जूल केल्विन -1 भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसे डब्बे में बंद कर दो। देखो सही है, मैं इस तरह से कर रही हूँ ताकि आपके न्यूमेरिकल सारे हो जाएं जल्दी जल्दी के चक्कर में, आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सही है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा। अच्छा, 2 हो चुके हैं, तीसरे पे आते हैं। 9 क्वेश्चन करने हैं तो तकरीबन जो है ना ये, और बाकी तो इतने आसान है, इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा, बहुत आसान सा है। अच्छा, ये फिफ्थ है, एन इंडिकेटर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हेनरी हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉलोइंग फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर हमारा, कौन सा वाला चैप्टर है, हेनरी वाला जो चैप्टर है, खैर हम उस पर जाते बाद में जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए कि सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। आसान सा है, फार्मूला बहुत आसान है, फार्मूला मुश्किल नहीं, आप लोग घबरा जाते हैं। अच्छा जी, तीसरा न्यूमेरिकल और मॉडल पेपर का 5वां। इसमें देखो, एन इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हेनरी, ये जो है ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस की अलामत होती है, सिंबल होता है एल, और इसे कैसे लिखेंगे 0.02 हेनरी। आप करने के बाद बोलेंगे इतना आसान, जी हाँ इतना ही आसान, आप लोग चाहो तो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, हेनरी हो गया, हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट कितना है, हमेशा न्यूमेरिकल में सबसे पहले तमाम वैल्यूज को पहचान के निकाल लिया जाता है। और पहचानते किससे, हम इस यूनिट से। एम्पियर है तो करंट है, इन्होंने बता दिया, लेकिन हम इस हेनरी है तो इंडक्टेंस है। अच्छा, फ्लोइंग थ्रू इट, करंट इतना फ्लो हो रहा है उसमें से, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर, क्या मालूम करना है, एनर्जी मालूम करनी। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इतना आसान है कि आप खुद बोलेंगे कि इतनी आसान, और सबसे पहले हम पेपर में सिर्फ यही वाला कर लें। फार्मूला बस याद होना चाहिए, और आपको जो न्यूमेरिकल होता है उसमें से जो क्वांटिटीज हैं वो निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व किया, आसान सा फार्मूला है। फार्मूला है ई इज इक्वल टू, याद कर लें साथ के साथ, ई इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है, 1/2, एनर्जी बराबर होती है हाफ, और उसके बाद एल इंडक्टेंस और करंट, करंट का स्क्वायर, बस ये फार्मूला है। ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, हाफ हो गया, हाफ ई इज इक्वल टू हाफ आ गया, और एल आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर होगा। ठीक है, पक्का याद हो गया। अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज, ई इज इक्वल टू हाफ, एल कितना है 0.02 हेनरी। दुआ है कि पेपर में यही सवाल आ जाए आपका। सही है, 2 स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे इसकी वैल्यूज। ठीक है, क्या क्या मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2 का, ये देखें स्क्वायरिंग है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लें और इसका आंसर निकाल लें, और डिवाइड कर दें इसको 2 से। 0.02 को 2 के स्क्वायर, ये 2 टू द 4 ही होता है, इतना आसान है, और ये डिवाइड किया 4 से, तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया ई इज इक्वल टू 0.04। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखें, क्या है, एनर्जी या वर्क, दोनों का जो यूनिट है वो है जूल्स। ठीक है, और इसे भी हम क्या करेंगे, एक डब्बे में बंद कर देते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर। आसान सा था, कितना आसान है, मेरे ख्याल से 2 3, तो अब इसको बढ़ाना चाहो तो वी नो दैट और फलां कर, उनका जो दिल चाहे लिख लो, लेकिन ये इतना ही छोटा सा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अब चौथा, चौथे पे आ जाओ। चौथा, चौथा 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 फोर्थ, फोर्थ है, ये भी इतना ही आसान होगा इंशाल्लाह ताला। डेटा से डेटा करते हैं। एन इंडक्टर हैज इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी। ठीक है, 0.5 हेनरी जो है वो इंडक्टेंस है, वही जो हमने अभी लास्ट वाले में किया है वही चीज़ है ये। एल कितनी है 0.5 हेनरी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेनरी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी की सिंबल, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ, किसी भी तरीके से लिख लें, 100 हर्ट्स, इसका यूनिट क्या है, हर्ट्स है। सही है, सिर्फ यूनिट निकालने। हेनरी से हमने पहचाना कि एल है, हर्ट्ज से हमने पहचाना, फ्रीक्वेंसी ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं था। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आप लोगों को के लिए नई चीज़ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी ये समझ लें कि हमें जो है ना वो एक तरह से रेजिस्टेंस ही मालूम करनी है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करने के लिए एक्स, एक तो एक्स लगेगा रेजिस्टेंस के लिए, और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टिव के लिए एल इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस ये, लेकिन ये क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या कहलाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सही है, ये आपको मालूम करना है। इतना छोटा सा एल है, एफ है, और एक्स है, भाई ये क्या चीज़ आ गई। ये भी बहुत ही आसान है, जब आप करेंगे तो कहेंगे बहुत बहुत ज़्यादा आसान। सॉल्व तो बहुत बड़ी बड़ी जगह है, तो हम थोड़ी सी जगह को करके करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा करके करते हैं। फार्मूला देखो, फार्मूला है, फार्मूला अगर याद है तो कुछ भी नहीं है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो रिएक्टेंस है जो इंडक्टर में होती है, एक्स एल, एक्स एल बराबर है
किसके, 2 पाई, 2 पाई आ गया, एक्सेल क्या आ गया, 2 पाई हो गया, और एफ 2 पाई एफ हो गया, और एंड में आ लग जाएगा 2 पाई एफ के बाद लग जाएगा एल, ओमेगा के साथ एल होता है, ये दरअसल एक्सेल होता है, ओमेगा है, तो ये क्या हो गया 2 पाई एफ एल। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, इसमें बचा क्या है, कुछ भी नहीं है, एक्सएल 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना है, एफ है कितना 100, सही है। अच्छा, और एल कितना है 0.5। ये दो क्विज न्यूमेरिकल जो इससे पहले करवाए सारे ही आसान है, लेकिन ये कितने आसान है आप देख लें, सही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 है ना, हाँ 100 है, मल्टीप्लाई बाई 0.5, सही है। या 314 ओम, और क्योंकि ये रिएक्टेंस ही है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एक ही बात है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 314, और किसकी यूनिट क्या है, ऑम्स, ठीक है। इसको भी हम डब्बे में कर देते हैं पैक, ये भी हो गया। एक देखो कितने आसान आसान है, सेक्शन बी से कोशिश करें कि न्यूमेरिकल्स करें, सबसे आसान न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाएं और न्यूमेरिकल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। थोड़ी सी मेहनत, बड़े बड़े क्वेश्चन याद करने की बजाय याद करें ये जो आपके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें और करके फिर हो जाए, ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है। अच्छा जी, अगला है हमारे पास कैलकुलेट द, एक पेपर में देखूँ कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये वाला हम कर रहे हैं, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.98 सी इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और कह सकते हैं आपकी नज़र में थोड़ा सा, मतलब वो जो इतने आसान आसान किए ना उसके बाद थोड़ा सा लगेगा आपको मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, सही। हम इसको आसान करेंगे, डेटा बनाते हैं। पढ़ के घबराना नहीं चाहिए, पढ़ के घबराने से बेहतर है कि आप करना शुरू करें, ठीक है। अच्छा, क्या है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मालूम करनी है। अच्छा, उसके बाद मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 0.98 सी, सी ये है बोना सी कैपेसिटर, सारा भूल जाए, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी कुछ और दिया है नहीं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं नहीं और कुछ नहीं है, बाकी कुछ कॉन्स्टेंट से नोट डाउन कर लें जो कि आपको पेपर में दिए हुए होंगे। एक तो इनका इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है यानी एम नॉट, वो कितना होता है याद कर लें, न याद नहीं हो रहा तो पेपर में भी दिया जाएगा, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। ये रेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ये कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, एक ये कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट कौन सा एक और इस्तेमाल होगा जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी आपको दी जाएगी। और अगर अभी प्रीलियम के पेपर में ये नहीं लिखी भी हो तो इसे मैं अलग से आपको दे दूंगी ताकि आप लिख लीजिएगा, ये याद करने, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम और 3 10 की पावर 8 क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकंड, दो बार, ठीक है। ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, मैंने इसलिए याद, या आप ताकि परेशान ना हो कि ये तो इसमें है नहीं, ये कहाँ से मिसने लिख दिया, तो ये दो कॉन्स्टेंट हैं जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ एक चीज़ इसमें 9.98 सी। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ये इस तरह से करेंगे, चैप्टर नंबर 24 है आई थिंक, और न्यूमेरिकल नंबर आई थिंक इसका 7 है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो बराबर आएगी, ये है गेमा, जिसे लॉरेंस फैक्टर कहते हैं, गेमा -1, इसको लॉरेंस फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये गेमा है, जैसे थोड़ा सा ऐसे करके वाई की तरह, और एम नॉट सी स्क्वायर ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद करने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गामा -1 m0 c स्क्वायर। पहले हम गामा निकाल देते हैं यानी लॉरेंस फैक्टर 4 गामा, ताकि हमारे ये सवाल आसान हो जाए, ठीक है। लॉरेंस फैक्टर बराबर होता है 1/1 माइनस आसान सा होता है v² अपॉन c², क्या होता है, लॉरेंस फैक्टर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ये समझ लें कि लॉरेंस फैक्टर -1 m0 c² बस ये, ठीक है। बाकी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना, ये ई है एक तरह से, एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है एनर्जी, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक, लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी तमाम चीज़ें वैसी, और ये लॉरेंस फैक्टर बराबर होता है 1/√1 माइनस v² अपॉन c², बस ये चीज़ हमने सॉल्व की और हमें ये तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा जी, लॉरेंस फैक्टर बराबर हो गया 1/1 माइनस v² हमारा कहाँ है, ये रहा v है 0.98, मैं डायरेक्टली ये क्योंकि सी, चलो एक एक कर देती हूँ, नीचे सी का स्क्वायर, ये पूरा आएगा स्क्वायरिंग में क्योंकि क्या है वी का स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या है रूट है, ये सब के ऊपर। अच्छा जी, 1/√1
1 माइनस 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 0.98 का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 0.9604, 0.96 पूरा लिखने की बजाय मैं 0.96 लिख रही हूँ। सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे भी सी का स्क्वायर, और इस सबको हम रूट में कर देते हैं। सी के स्क्वायर से सी का स्क्वायर कैंसिल, साथ में इसको माइनस भी कर देते हैं कि 1 माइनस 0.96 कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/√0. एक एक स्टेप इस वजह से बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अब ये रूट निकाल लें 0.04 का, तो ये आ रहा है, यहीं पे कर लेते हैं 1/0.2, और 0 पॉइंट का रेसिप्रोकल वैसे भी पता होना चाहिए, वो हो जाता है 5। ठीक है, 5 आ गया, ये आ गया लॉरेंस फैक्टर। अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, तो जो 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की याद रखिएगा, अगर ऐसे लिख दे रही हूँ, अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। 5 माइनस यहाँ पे 5 माइनस 1, एम नॉट कितना है, ये रहा, वैसे याद कर लीजिए 9.1 10 की पावर माइनस 31, और लाइट कितनी है 3 10 की पावर, सॉरी, तो 10 की पावर रात हो गई ना, 10 की पावर 8 का स्क्वायर, सही है। 5 माइनस 1 इज 4, हो गया। अच्छा, और बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा 9.1 10 की पावर माइनस 31, और ये हो जाएगा 3 3 9, और मल्टीप्लाई बाई 8 2 16, ठीक है। और अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैंने ऐसे किया डायरेक्टली, 3 3 9 8 2 16, पावर के ऊपर जो होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। वरना आप डायरेक्टली सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, इसका स्क्वायरिंग करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9.1 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 31, अच्छा उसको मल्टीप्लाई कर दें 9 एक्सपोनेंट की पावर 16, ठीक है। ये आ रहा है 3.2 और 7, 3.276 आ रहा है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं हटा देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ गई है ये 3 सॉरी यहाँ पे दिखाती हूँ, 3 आ रहा है 3.276, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, जो कि आपका आंसर भी आ रहा है 3.2676 की बजाय लिख रहे हैं, 2 के बाद 7 है, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 क्या बन जाएगा 3 10 की पावर माइनस 13, और काइनेटिक एनर्जी है तो ऑफकोर्स किसमें आ जाएगी, जूल्स में, और ये आ गया आपका आंसर, हो गया। अच्छा जी, अब कितने बचे, मेरे ख्याल से कितने बचे हैं क्वेश्चंस, एक ये बचा है और एक और बचा है। अच्छा जी, इसको करते हैं, लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन चलो हम कोशिश करते हैं कि इसे कंप्लीट कर लें। ये वाला कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल बचेगा तो सेकंड वीडियो में करवाती हूँ डेटा, ठीक है। 200 ओम रेजिस्टर्स है, एक कितनी ओम की रेजिस्टेंस है, यकीनन ये आर है, ठीक है, आसान है ये भी। 200 ओम रेजिस्टर, ओम से तो क्या आ जाएगा आर, 200 ओम्स इज कनेक्टेड विद एसी सप्लाई, उससे हमें क्या करना है, जिससे दिल जाए कनेक्ट कर लो, ऑफ 36 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 36 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। ये हमारे इसमें क्वेश्चन दरअसल इसका 30 या कुछ था, उसके लिए दिया गया था, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेटा में लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, ये यूज नहीं होगी लेकिन चले। हाँ, कैलकुलेट नंबर ए, करंट मालूम करना है, ठीक है, आई मालूम करना है, करंट मालूम करना है, नंबर बी क्या मालूम करनी है, पावर डिसिपेटेड यानी पावर मालूम करना है, रजिस्टर में जो पावर डिसिपेटेड हुई है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो एक हमें इतनी लंबी लंबी कहानी है, करंट मालूम करना है, दूसरा हमें पावर मालूम करनी है, ठीक है। डेटा से हमने तमाम, हमने जो न्यूमेरिकल था उससे तमाम चीज़ें हमने निकालनी है अपने मतलब की। अब हम इसका पहले ए पार्ट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान। ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, बस ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें बच्चों वाला क्वेश्चन है, V इज न्यूमेरिकल है, सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर। V हमारे पास V है, R है, हमें क्या मालूम करना है I, तो हम इसमें से क्या निकाल देंगे I, ये मेन फार्मूला हो गया, इसी में से हम निकाल देंगे I, निकाल देंगे यानी इसी तरफ रहने दें, लेकिन पहले लिख रहे हैं I, इस साइड का पहले लिख दिया, V यहाँ पे पहले, यानी ये वाली साइड में से R को हम उस तरफ भेजेंगे, लेकिन लिख रहे हैं हम इस साइड पर है, ठीक है। ये इस साइड, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ I, R यहाँ पे चला जाएगा, तो V अपॉन R, बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। अच्छा जी, I इज इक्वल टू, V कितना है 36, R कितना है 200, कर लें जी, 36 को डिवाइड कर लें, 36 को पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है, नहीं आप लोग खुद भी कर लीजिएगा 200 से, तो ये आ रहा है 0.18, ठीक है। तो करंट कितना आ गया 0.18, क्या चीज़, करंट की यूनिट एम्पियर, ये हो गया आंसर।
ठीक है, एक आंसर तो अब बचा कितना, बी। अब बी में क्या इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं, बहुत आसान। पावर का फार्मूला होता है वीआईपी होता है ना, वीआईपी। बस इसमें से पी को अलग करो, बाकी साइड पे सब कुछ लिख दो। पी इधर आ गया, इधर कर दो वी आई, तो ये हो गया वी आई पी। ठीक है, फार्मूला ऐसे याद हो जाएगा। वी आई पी याद रखो, पी इधर से निकाल दो तो वी आई बचा। अच्छा जी, पी की वैल्यू एस, पी इधर रहेगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 36 ये रहा। वोल्टेज कितना है, 36। करंट कितना है बेटा, तभी निकाला है, सॉरी, 0.18। P इज इक्वल टू 0.18 लिखा हुआ ही था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 के साथ, तो आ गया 6.48। 6.48 क्या चीज़ भाई, पावर की यूनिट क्या है, वाट। तो इसको W लिख दो, या WATT लिख दो, मर्जी है, वाट्स। ये आ गया इसका आंसर, कितना आसान था। सही है, ज़्यादातर बहुत ही आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। मेरा इरादा नहीं था करवाने का, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल भी करवा देती हूँ। मास डिफेक्ट का है, चैप्टर नंबर 27 का है। ठीक है, फाइंड द, इसमें ऐसा लगेगा बहुत सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा, चलो कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट्स भी आप लोगों को मैं दे दूंगी, या तो कॉपी में लिख कर ले जाना। सही है, जो जो कॉन्स्टेंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये कॉन्स्टेंट्स को लिख लीजिएगा। अच्छा जी, देखने में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मिलियन, वो मेगा, मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है फॉर लिथियम। लिथियम के लिए एटॉमिक मास लिथियम का दिया गया है, साथ में लिथियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है। और इसका जो ये नंबर है और ये जो है मास है उसका, टोटल लिथियम का मास है। अच्छा जी, जब हम अलग अलग होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो जब अलग अलग होते हैं तो भारी होते हैं। जब वो आपस में मिल जाते हैं ना, जैसे अलग अलग हैं, तो इनका मास अलग होता है। लेकिन जब ये इनको कंबाइन किया जाता है ना न्यूक्लियाई की शक्ल में, जैसे लिथियम का न्यूक्लियाई बन गया या न्यूक्लियस बन गया, इसमें जाने के बाद देखा गया है कि इनका अगर मिला के जैसे इन सबको प्लस करके लिखे ना, तो इनका मास कुछ कम हो जाता है। बाहर अलग अलग इंडिविजुअल इनका मास ज्यादा होता है, लेकिन जब ये न्यूक्लियस की शक्ल में होते हैं तो इनका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो मास कहाँ गया, और उस मास को कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, उसे हम जाहिर करते हैं डेल्टा एम से। असल में वो जो मास की कमी होती है ना, ये जो डेल्टा एम होता है, हालांकि इंडिविजुअल ज्यादा था, मिलने के बाद कम हो गया, वो मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसकी बाइंडिंग एनर्जी में, जो इनको जोड़ती है। वो एनर्जी दायरा एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी इनके आपस में जोड़ती है। इस वजह से मास जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और हमें यही मालूम करना है कि लिथियम में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में जोड़ के रखा है, वो बाइंडिंग एनर्जी उसे हम इस तरह भी जाहिर करते हैं और ई बी से भी जाहिर करते हैं। ये हमें मालूम करना है असल में। सही है, ये हमें लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियाई की है वो मालूम करनी है। बाकी हमको क्या क्या दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले हम लिख देते हैं ई बी, हमें मालूम करना है। सही है, अच्छा जी, और इस डेटा में से क्या निकाल सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ, पहले मैं ये लिख लेती हूँ, मास ऑफ लिथियम, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ये आपको दिया हुआ है, बहुत लंबा सा फिगर है, 7.016003। ये यूनिफाइड मास होता है, यानी एक एटम का मास कार्बन एटम में। तो खैर ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यही यूनिफाइड मास कहलाते हैं, AMU। इसको यू से जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लिथियम 7 और 3 ऐसी तो नहीं लिखा हुआ ना, ये 3 क्या है, प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ क्या है ये, प्रोटॉन्स, किसमें, न्यूक्लियस में, किसके, लिथियम, प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसे हम अक्सर जाहिर करते हैं Z से, और ये कितना है, 3। सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। दूसरा हमें मालूम करना है, अच्छा ये A से जाहिर करते हैं, ये टोटल नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। अब अगर मुझे न्यूट्रॉन मालूम करना है तो मैं टोटल से 3 माइनस कर दूंगी, लेकिन हम उसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n से जाहिर करते हैं, और ये बराबर होता है, फार्मूले की शक्ल में लिख देती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, ए क्या है, एटॉमिक, ये 7, टोटल मास, टोटल नंबर, मास नंबर, A माइनस Z। आप इधर लिख सकते हो कि A जो है वो क्या है, 7 है, अगर लिखना चाहो तो। A इज इक्वल टू 7 है, Z इज इक्वल टू 3 है। Z दरअसल क्या है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n असल में निकालना है, तो ये इसका हो गया, फार्मूला ही समझ लें। वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इतनी हमें वो कोई हुज्जतें करने की जरूरत नहीं थी। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये थोड़ा सा हमने बढ़ाने के लिए लिख दिया, तो A 7 है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल नंबर जो है वो 7 है। Z जो है वो न्यूट्रॉन का मास, वो प्रोटॉन की तादाद है, और न्यूट्रॉन की तादाद के कितनी होगी, जाहिर है 7 में से माइनस कर दें 3, तो कितनी हो गई, 4। सही है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब कॉन्स्टेंट लिख लूँ। अब यहाँ तक तो ये तमाम इसकी मालूमात थी, अब कॉन्स्टेंट लिखना शुरू करें। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मास ऑफ प्रोटॉन की, ये भी मैं
पेपर में दिया जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है ए, हम किलोग्राम में नहीं लिखेंगे, यू में ही जिक्र हुआ है तो यू में यूनिफाइड मास में ही लिखेंगे। 1.00 क्या होता है इसका 1.00 और 78 पूरा लिख रही हूँ मैं, वैसे तो 78 ही लिखा जाता है लेकिन पूरा लिख देती हूँ 7825 ताकि हमारा गिवन आंसर अच्छा आ जाए, जो आंसर इसमें दिया हुआ है, जो चैप्टर में दिया हुआ है 1.007825। घबराने की बात नहीं है, तमाम नंबर्स को देखकर ये तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी और आप नोट करके कॉपी में लिख के चले जाना प्रीमियम के लिए। ये भी यूनिफाइड मास हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी हमें, मास ऑफ किसकी जरूरत पड़ेगी, और एक मास ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी जो कि बराबर होता है 1.0086 और एक और 65 यहाँ पे 7825 8665 यूनिफाइड। अब याद करने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा, एक दो और बाकी ये तो लिखा हुआ है, ये दो भी पेपर में आप या तो लिख कर चले जाओ, ठीक है। अच्छा अब बचा क्या, बस हो गया कंप्लीट, हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सॉल्व की तरफ जाना चाहिए। इससे हमने लिया है 7 दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से ई भी मालूम करना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मालूम करना है। लिथियम का जो है वो मास हमें दिया गया है, मास ऑफ लिथियम हमने यहाँ से लिख दिया। ए जो है वो 7 एटॉमिक मास, और उसके बाद 3 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए, अब हमने सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए इतनी कहानी की थी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ए में से माइनस कर दें जेड तो हमारे पास 4 आ गया, और बाकी ये दो कॉन्स्टेंट आपको दिए जाएंगे, तो और ये भी कॉन्स्टेंट है, बाकी कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे, फार्मूला देख लो, बहुत आसान सा फार्मूला है इसका भी। डेल्टा एम बराबर वो सॉरी बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 931.5 और ये इसका यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि हमें बार बार कन्वर्ट ना करना पड़े तो ये साथ में ही लिख दीजिएगा, आंसर हमारा खुद ब खुद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये है फार्मूला मैन, ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5। अच्छा अब सबसे पहले मसला ये है कि हमें इसके अंदर डेल्टा एम मालूम कर लें तो हम आराम से, तो 4 डेल्टा एम हम पहले ये मालूम कर लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, बल्कि 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, फार्मूला डिफेक्ट, ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। ये डेल्टा एम बराबर होता है किसके, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन का नंबर z, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें इसी तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियस का है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरी चीज न्यूक्लियस में क्या होती है, होता है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, आसान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये हो गया न्यूक्लियस का टोटल अलग अलग इंडिविजुअल वाला। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास एटॉमिक मास आ रहा था लिथियम का, एम एल आई, यानी प्रोटॉन का नंबर उसका मास, न्यूट्रॉन का नंबर उसका मास, इन सबको प्लस करने के बाद इसको माइनस कर देना है, मास ऑफ टोटल मास ऑफ लिथियम होता है ना, उसको उसमें से माइनस कर देना। चलो भाई रखो इसमें वैल्यूज, जेड तो याद हो गया होगा 3 है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना निकाला ये रहा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1.007825 सही है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए 4, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665, ठीक है, साथ साथ करते जाना तो आसानी हो जाएगी। माइनस आखिर में लिथियम का माइनस 7.016003 ऐसा लग रहा होगा जैसे फोन नंबर याद कर रहे हैं, डेल्टा एम। अच्छा जी, डेल्टा एम बराबर है, दिखने में खौफनाक लग रहा है लेकिन जब आप लोग करोगे तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा सा नंबर है 1.007825 ये आता है, देखते हैं ये है, पूरा लिखेंगे 3.02345 प्लस, मैं पूरा लिख रही हूँ क्योंकि इसमें के फिगर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1.00865 ये आ जाएगा 4 पॉइंट, मेरे साथ साथ करना, जब ये कोई वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ करते जाना, 4.03466 और ये पूरा नंबर आ जाएगा इसमें 7.016034 और डेल्टा एम बराबर आ गया, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, पहले से वैल्यू लिखी हुई है इसी में प्लस कर देती हूँ मैं, 3.023475 ये आ जाएगा 7.05815 माइनस 7.016034, ये तमाम नंबरों से घबराने की जरूरत नहीं है, और इसमें से माइनस कर देंगे 7.0160034, ये आ गया है डेल्टा एम फाइनली हमारे पास 0.04
21316 क्या यू, ये आ गया डेल्टा एम। सही है हमारे पास। अब डेल्टा एम के बाद हम इससे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। डेल्टा एम कितना है, 0.04213116। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5, मैं लिख देती हूँ साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लिखी हुई है 931.5 ओम। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। 39.2 जो हमारा बहुत ज़बरदस्त आंसर है। ई बी इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिख देते हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद पूरा हो चुका है। 39.2 यही आंसर आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमारे अब हो गए पूरे 7 क्वेश्चन कंप्लीट। सही है आंसर।